माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 5 समाज विद्या का विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत उसके बारे में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें दोस्तों भारत ने दुनिया को क्या क्या भेंट दिया है और उसके कारण दुनिया कितनी आगे बढ़ी वो हम चीज़ें सीखने वाले हैं। एक्चुअली हमको हमारी विरासत के बारे में ख्याल नहीं है, जबकि हमको जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया को क्या भेंट दी है। तो यहां देखिए, सबसे पहले तो ये दो शब्दों का मतलब समझिए, विज्ञान क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। तो विज्ञान मतलब सिद्धांत। जब कोई वैज्ञानिक कई प्रयोग करके कुछ नए सिद्धांत बनाता है तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। और टेक्नोलॉजी यानी जब व्यक्ति उस सिद्धांतों का उपयोग करके कोई नई चीज बनाता है तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे एक उदाहरण बता दूं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल परस्पर समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ये हुआ विज्ञान। फिर उसी सिद्धांत का उपयोग करके हमने बनाया रॉकेट, तो वो जाता है टेक्नोलॉजी। ओके, तो टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि विज्ञान के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल उपयोग। तो एक्चुअली ऐसा माना जाता है, पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत जो देश है वो धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। भारत ने सबसे ज़्यादा विकास धर्म के क्षेत्र में कहा है, जबकि ये गलत है। दुनिया का कोई ऐसा सिद्धांत क्षेत्र नहीं है जहाँ भारत ने अपने पदचिन्ह ना छोड़े हों। हमने दुनिया को हर फील्ड में सबसे महान भेंट दी है, जैसे धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या। वैदिक विद्या की बात करूँ तो सुश्रुत, इनका नाम आगे आएगा। तो सुश्रुत की जो मूर्ति है ऑस्ट्रेलिया में एक मेडिकल कॉलेज के आगे लगाई गई है, बराबर। इन्हें वैदिक विद्या का पिता कह सकते हैं हमने। जो भी यानी मेडिसिन है, जो चिकित्सा खोज हुई है, उसका आधार किसने रखा? सुश्रुत ने। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। गणित शास्त्र, दुनिया में गणित में जो भी दुनिया को दिया है वो सब भारत ने दिया है। खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र, सब भारत की देन। भौतिक शास्त्र में जैसे बात करूं कि जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये भारत ने दिया था दुनिया को, बराबर। ये आगे आप लोग पढ़ोगे, भारत ने इसकी खोज की थी। बाद में इसको जब अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया तो हमारी हर चीज ले गए और हमको ऐसा एहसास दिला दिया कि हम लोग काफी पिछड़े हुए थे। भारत को अंग्रेजों ने मदारियों का, सपेरों का देश बताया और हम भी उसी चीज को लेके चलते रहे। लेकिन इस लेसन में हम देखेंगे कि हमने दुनिया को क्या दिया। तो सबसे पहले देखते हैं धातु विद्या। धातु विद्या में जो मेटल होती है, धातु है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहली जो मेटल खोजी थी वो थी कॉपर यानी तांबा, और उससे बनाई गई थी कुल्हाड़ी। तो धातु विद्या का एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं तो दिल्ली में एक स्तंभ है जिसको बोलते हैं विजय स्तंभ। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ये अभी आगे इसी लेसन में आएगा। ये हजारों साल पुराना है, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। इतना ही नहीं, जब शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने पुस्तक लिखी थी भाष्य, ये भी याद रखना, जो भी मैं आपसे कहूँ वो आपको लिख लेना है। ये पीछे लेसन में आ चुका है। तो शंकराचार्य ने भाष्य नामक महान ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः जीवित किया, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके वैज्ञानिक सिद्धांतों को आगे लिया। तो उनके सम्मान में दक्षिण भारत के गांव में इसी तरह का लौह स्तंभ बनाया गया था। उस लौह स्तंभ में भी अभी तक जंग नहीं लगी है। ओके, तो यानी इतना हमारे जो गांव में जो सामान्य लोग रहते थे वो आदिवासी लोग थे, वो आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, उन लोगों को भी मेटल का, धातु विद्या का अद्भुत ज्ञान था। ये है भारत की विशेषता। तो भारत में पुराने समय के बहुत से शिल्प मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं धातु की बनी हुई, जो बताती है कि भारत मेटलर्जी में, धातु विद्या में कितना आगे था। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे सबसे मस्त उदाहरण है नटराज का शिल्प। दुनिया में भारत मात्र एक, हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसने एक नाचते हुए ईश्वर की कल्पना की है। तो ये नटराज की जो प्रतिमा है, एक इंग्लैंड में एक फिजिकल लेबोरेटरी उसके आगे रखी गई है। बोले ब्रह्मांड को दर्शाती है कि ब्रह्मांड में किस तरह से प्रलय होता है, निर्माण होता है, एक साथ चलता रहता है, उसको दर्शाने वाली ये महादेव की प्रतिमा है।
तो महादेव की प्रतिमा का जो शिल्प है मेटल का बना हुआ, इसी तरह धनुर्धारी राम का जो शिल्प है दक्षिण भारत में रखा गया है। फिर पुराने समय में सरोते होते थे, आप लोगों ने तो बहुत देखा नहीं होगा। पुराने समय में क्या होता था, अभी भी है, कुछ लोगों को पान खाने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग क्या करते थे कि खुद ही पान बनाते थे। पान के पत्ते, सुपारी और उसमें जो भी लगता है सब साथ में लेके चलते थे। सरोते का उपयोग होता था सुपारी काटने में। तो सरोते थे, अलग अलग आकार के होते, उसमें देवी देवताओं के आकार के, पशु पक्षियों के आकार के सरोते होते थे। तो ये सब दिखाता है कि हम मेटलर्जी में कितने आगे थे। अब है रसायन विद्या। तो रसायन शास्त्र जो है एक प्रयोगात्मक विज्ञान, यानी इसमें कई प्रयोग किए जाते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। ओके, तो अब ये जो रसायन विद्या, इसका क्या उपयोग हम विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज वगैरह में संशोधन आदि में उसका उपयोग करते हैं। तो रसायन शास्त्र का हम पिता कह सकते हैं आचार्य नागार्जुन को। देखिए, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 बार आप लोग लिखिए। तो ये नालंदा विद्यापीठ में आचार्य थे और उन्होंने रसायन शास्त्र को डेवलप किया। उन्होंने 2 पुस्तक लिखी, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी, ये आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने आचार्य नागार्जुन थे जो पहले शख्सियत थे जिन्होंने बताया कि वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि का भी हमको उपयोग करना चाहिए। ये एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि किस महान आचार्य ने औषधि के रूप में धातु का उपयोग करने की, रसायन का उपयोग करने की सलाह दी। तो वो थे आचार्य नागार्जुन। यानी कि पहले समय में जो वनस्पति होती थी उसके पत्ते, जड़ आदि का हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते थे। तो उन्होंने बोला कि हम जो मेटल है, जो केमिकल है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी में पारे की भस्म, पारा आप लोग जानते हैं जिसका थर्मोमीटर में उपयोग होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी, इसका रासायनिक संकेत है Hg, बराबर। तो ये मर्क्यूरी होता है, इसको जला करके उसकी जो राख होती है उसको भस्म बोलते हैं। उसका उपयोग करने की शुरुआत इन्होंने की थी, ऐसा माना जाता है। तो जो नालंदा विद्यापीठ थी, इसमें कई प्रैक्टिकल किए जाते थे। उस प्रैक्टिकल को करने के लिए बहुत सारी रसायन की भट्टियाँ यहाँ पे थी जो बताती कि हम लोग कितने एडवांस थे। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष यानी जहर, इनके बारे में बताया। यानी जो विष बोलते हैं, जहर, इसका मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है। तो इन सब का इसमें वर्णन किया है। फिर उस समय में जो हमको धातुओं की बनी हुई जो प्रतिमाएं मिली है, वो बताती कि हम लोग कितने आगे थे। जैसे कि बिहार के सुल्तानगंज से 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ये जगह और ये ऊंचाई वगैरह, ये सारे फिगर आप लोगों को याद रखना है। 7.5 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति, तांबे की मूर्ति हमको कहाँ मिली है? बिहार के सुल्तानगंज से। फिर नालंदा की जो बुद्ध की मूर्ति है वो तो 18 फुट ऊंची है, इतनी ऊंची है, मेटल की बनी। यानी कितने हम लोग एडवांस थे। और इसके अलावा देखिए ये विजय स्तंभ जिसकी मैं बात की थी, इसको विजय स्तंभ कहते हैं, लोह स्तंभ भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगाया था। इसकी ऊंचाई है 24 फुट। इसको काफी समय हो गया है, लेकिन इस पर धूप, बारिश, छांव किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें अभी भी जंग नहीं लगी है। तो ये दिखाता है कि हमारा जो मेटलर्जी जो थी, हमारी जो धातु विद्या कितनी एडवांस थी। वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा। वैदिक विद्या ने मेडिसिन और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, इसके क्षेत्र में हम लोग बहुत ही आगे थे। इसमें 3 नाम बहुत विशेष से याद रखना आपको, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाघभट्ट। ये 3 उस समय के महान चिकित्सक थे। तो महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी। इसमें 2000 से ज्यादा वनस्पतियों के औषधियों का वर्णन किया गया है जिनका हम औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। महर्षि सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता। इसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में बताया गया। ऐसे धारदार साधन होते थे, उन साधनों का वर्णन किया गया। यू विल बी सरप्राइज टू नो, उस समय जो साधनों का उपयोग होता था आज भी वही के वही साधनों का उपयोग कर रहा है। यानी विज्ञान आज पहुंचा है पश्चिम का, 2000 साल पहले हम उस जगह पर पहले से ही ऑलरेडी थे। और ये साधन इतने तीक्ष्ण होते थे, इतने धारदार होते थे कि बाल को खड़ा चीर सकते थे। इसी तरह वाघभट्ट ने लिखी वाघभट्ट संहिता। तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाघभट्ट संहिता, ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। दोस्तों ये जो शॉर्ट नोट है ये 5 मार्क्स में पूछी जाती है। आपको पूरा याद कर लेना है, डिड टू वर्ड याद करना इन द सेंस आप ढंग से देखोगे मेरा वीडियो तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा।
फिर औषधि शास्त्र में हम लोगों ने खनिज का, वनस्पतियों का, प्राणी औषधियों का उपयोग करना शुरू किया था। फिर दवा बनाने की विधि, कितनी क्वांटिटी में देना है, सब चीज़ों का पुस्तकों में उल्लेख था। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस समय आज जैसे सर्जरी होती, उस तरह की सर्जरी उस समय भी होती थी। प्याले आकार का पट्टा बांध करके ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देते थे और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, बराबर। उस समय भी पेड़ू, मूत्राशय, हर्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर आदि की सर्जरी की जाती थी। उस समय भी टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे, उसकी सर्जरी की जाती। जैसे मान लो शरीर में कोई चीज़, बाहरी पदार्थ घुस गया, जैसे कांटा वगैरह, तो उसको निकालने का उपयोग। प्लास्टिक सर्जरी होती थी उस समय में। अंग्रेजों के समय की बात है कि एक अंग्रेज था, उसकी नाक किसी भारतीय ने काट डाली, पूरी नाक। तो नकली नाक लगाई थी एक भारतीय चिकित्सक ने। इसके बाद अंग्रेज जो थे भारतीयों की चिकित्सा शास्त्र से प्रभावित हुए और आज वो जो वहां पे जो शल्य चिकित्सा पहुंची वो हमारी ही देन थी, हम लोग उसे भूल गए। तो उस समय मोम के पुतले, मृत शरीर के द्वारा विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरह से इलाज करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। उस समय एक्सपर्ट हुआ करते थे, जैसे स्त्री रोग के अलग डॉक्टर होते थे, बच्चों के रोग के अलग डॉक्टर होते थे। रोग के लक्षण देख करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। इतना ही नहीं, वेटरनरी साइंस यानी प्राणियों का जो रोग का जो साइंस होता है, उसमें भी हमने अद्भुत गति की थी। उस समय जो सेना में घोड़े और हाथियों का बहुत महत्व होता था, तो उनको भी बीमारियां होती, तो उनको इलाज करने के लिए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे देखिए, सालिहोत्र ने लिखा था हस्ती आयुर्वेद, बराबर, और अश्वशास्त्र बहुत ही फेमस है। वाघभट्ट ने लिखा था अष्टांग हृदय। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिन्होंने दुनिया को नई ऊंचाई दी। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और दिमाग में बैठा लेनी है। गणित शास्त्र की बात करें तो दुनिया में आज जो भी सब कुछ है वो गणित में है। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि पूरी जो दुनिया है सिद्धांतों पे चल रही है। सिद्धांत यानी कि गणित। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने तत्व ज्ञान के अंतिम शिखर पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरी दुनिया गणित के सिद्धांतों पे चल रही है। तो इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने कई जबरदस्त खोजें की। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, कणाद मुनि, इन्होंने बताया था कि जो कण है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये कणाद मुनि ने बताया था। इस तरह से अद्भुत खोजें भारत देश में हुई। जो भारत में शून्य की खोज हुई, दशांश पद्धति जो दशमलववादी पद्धति होती है, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित, वैदिक गणित, ये सब की खोज भारत में हुई थी। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, बराबर, ये याद रखना, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अब शून्य की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शून्य नहीं होता तो आज के ये कंप्यूटर नहीं हो पाते। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, और इस बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का उपयोग करके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यानी ये 0 नहीं होता तो आज का जो कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं होता, हम कहीं नहीं पहुंच पाते। इतना भारत का बहुत बड़ा योगदान है। फिर अंक के पीछे शून्य लिख करके लिखने की जो पद्धति थी उसकी खोज की थी ग्रस्तमद ने, गणित शास्त्री थे। हम लोगों को संख्या का इतना ज्ञान था, जैसे हमें अभी अंग्रेजों की बात करें तो वो 10 लाख के बदले क्या बोल देते, मिलियन। 100 करोड़ को बोलते बिलियन, बस उनकी संख्या पूरी हो जाती है। जबकि हमने कोई संख्या हो, एक के पीछे 53 जीरो लिखने के, 53 कितने, 53 जीरो लिखने के बाद जो संख्या बनती उसका हमने नामकरण किया था। यानी वहां तक हम लोग पहुंचे थे। यानी हम लोगों ने जो गणित की अत्यंत ऊंचाइयां पहुंचे थे, जहां दुनिया उस समय पत्ते बांध के घूम रही थी पूरी दुनिया, उस समय हमने शिखरों को छू लिया था। फिर इसके अलावा मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा में तौल माप के साधन हमको देखने को मिलते हैं जो दशांश पद्धति को दर्शाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भास्कराचार्य की। इन्होंने 1150 में लिखी थी लीलावती गणित। इसकी बहुत ही जबरदस्त कहानी है। लीलावती उनकी लड़की का नाम था। अब इस लड़की को गणित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको इंटरेस्ट हो उसके लिए उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी कविता के रूप में लिखी थी। इसमें नीरस आंकड़े नहीं है, बल्कि कविता में किस तरह से इंटरेस्टिंग चीजें होती है हमको हमेशा याद रखती है, उस तरह से उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी लीलावती गणित। और ये इसके साथ साथ इनको ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही अद्भुत नॉलेज था। इन्होंने अपनी लड़की की कुंडली बनाई और बताया
देखा उन्होंने कि ये लड़की की शादी के लिए सिर्फ 1 घंटा है, वही शुभ समय है। अगर उस समय उसकी इस लड़की की शादी नहीं की गई तो जीवन उसका सफल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो 1 घंटे में उसकी शादी निश्चित की लड़की की, और उसके लिए बनाई जलघड़ी। जलघड़ी क्या होता है, देखिए एक बड़ा सा पात्र है, इसमें एक छोटा सा पात्र डाल दिया, इसमें छेद कर दिया और उसमें पानी भरता जाएगा, और इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ये उनका सिस्टम था। तो उन्होंने जलघड़ी बनाई। तो लीलावती की शादी से पहले, ठीक पहले उन्होंने जलघड़ी चालू की, और लीलावती उस जलघड़ी को देखने गई। तो उसके गले में जो मोतियों की माला थी उसमें से एक मोती टूटा और जो छेद था इसमें बंद हो गया छेद। तो जलघड़ी बंद हो गई। तो जो योग्य समय था वो बीत गया, और कहते हैं कि उसके बाद ये जो लड़की थी लीलावती, उसकी कभी शादी नहीं हुई, और पर वो जो पुस्तक थी उसके कारण वो अमर हो गई। फिर बोधायन का प्रमेय है जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं वो भी भारत देश में ही खोजा गया था, ये आर्यभट्ट ने ही खोजा था। फिर आर्यभट्ट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जाती है 3 मार्क्स में, ये आपको खास याद रखने नहीं है। पाई की जो वैल्यू है आर्यभट्ट ने खोजी थी, वो होती है 22/7 या 3.14। ये आर्यभट्ट ने खोजा था। उन्होंने सिद्धांत सिद्ध किया कि गोले की परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो पाई जितना होता है। फिर दोस्तों, गणित की खोज करने वाले, गणित को जड़ रखने वाले हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे। आधुनिक पद्धति, गुणा, जोड़, घटा, वर्गमूल, घनमूल, अष्टांग पद्धति, सब चीज़ों की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। इसलिए इन्हें कहते हैं गणित शास्त्र का पिता। इनकी पुस्तकों के नाम आप लोग याद रखिएगा, 10 गीतिका और आर्यभट्टियम। बराबर। तो इस तरह से उन्होंने महान खोजें की और दुनिया को यहां पहुंचाया। फिर बहुत से दूसरे विज्ञान है, उनके बारे में भी देखिए। ये पुस्तकों के नाम आपको याद रखने, जैसे प्रजनन शास्त्र, ये लिखा था बाभ्रव्य पंचाल। ये सभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, 1-1 मार्क में पूछा जाता है। इसलिए ये सब नाम आपको याद रखने, भले अच्छे लगे कि ना लगे, ये आपको याद होना चाहिए। चिकित्सा संग्रह, ये चक्रपाणि दत्त ने लिखा। कामसूत्र, इसके रचयिता थे वात्सायन। वृक्ष आयुर्वेद, ये लिखा था महर्षि पाराशर ने। ये इतना अद्भुत ग्रंथ था कि जो वनस्पति कोश होता है, इसकी जो आकृति उन्होंने बनाई थी, वो आज भी वही की डिट्टू वैसी की वैसी जो आज हम आधुनिक टेलीस्कोप के खोजते हैं। तो यानी उतनी अद्भुत आकृति बनाई, यानी उस समय हमारे पास ऐसे साधन रहे होंगे जिससे हम इतना अंदर तक ऑब्जर्वेशन कर पाते थे। योग शास्त्र के रचयिता थे महर्षि महामुनि पतंजलि। यंत्र सर्वस्व के रचयिता थे महर्षि भारद्वाज। कालगणना के रचयिता थे शकमुनि। ये सारा जो चार्ट है आपको याद रख लेना होगा। अब एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। खगोल शास्त्र में तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रहों की गति, नक्षत्रों और अन्य प्रकाशीय पदार्थों द्वारा गणना करके खगोल और ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ। और ये इसमें सबसे बड़ा यो आर्यभट्ट, जैसा मैंने कहा कि जो ज्योतिष शास्त्र, ये जो ज्योतिष शास्त्र, ये एक प्रकार का विज्ञान है। ये पूरा गणित के सिद्धांतों पे चलता है। जैसे कि ये कोई फेंकम फाकी वाली बात नहीं होती। हम लोग जो ज्योतिष को मानते हैं जो लोग, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनका जो पूरी गणना होती है एकदम स्पष्ट होती है। जैसे मैंने आपको लीलावती गणित के बारे में बताया, उसी तरह से ये एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विकास में आर्यभट्ट ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खगोल शास्त्र के विकास में। इसलिए हमने जो पहला उपग्रह छोड़ा था उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। फिर वो आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण पृथ्वी की परछाई है। देखिए, ये हमारा है सूर्य, सन, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारा है चंद्र, मून। तो क्या होगा कि सूर्य की किरणें पड़ेगी तो चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा प्रकाशित होता है। लेकिन यहाँ देखो पृथ्वी आ गई तो क्या होगा कि ये किरणें यहाँ तक नहीं जा पा रही हैं। हमारा जो चंद्रमा तक सूर्य की किरणें नहीं जा पा रही तो चंद्रमा का बहुत सा भाग ढक जाता है। इसे हम कहते हैं चंद्रग्रहण। तो इतना स्पष्ट उन्होंने इस समय समझाया था। आज दुनिया में बहुत से ऐसे मूर्ख पड़े हैं, एक पूरी कौम है मूर्खों की जो कहती पृथ्वी सपाट है, समतल है।
लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले हमने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, बराबर। 1633 में गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो उसको जेल में डाल दिया गया था, गैलीलियो गैलीली को। जबकि आज से 5000 साल पहले हम लोगों ने ये बता दिया था कि भाई पृथ्वी गोल है। एक भगवान विष्णु का अवतार है वराह अवतार, तो इनकी कई प्रतिमाएं बनाई गई, उसमें बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। यानी हमको पूरा जो आज दुनिया जहां पहुंच पाई वो हम पहले से पहुंच चुके हैं, खाली हमको हमारे सिद्धांतों को याद करने की जरूरत है। जैसा मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये ब्रह्मगुप्त ने खोजा था, इसे ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं, बराबर। ज्योतिष शास्त्र में तंत्र होरा संहिता, इनको 3 भागों में बांटा था वराह मिहिर ने, याद रखना। तंत्र होरा संहिता 3 तरह से बांटा था वराह मिहिर ने, और इन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ थे बहुत बहुमूल्य माने जाते थे। विवाह का समय, कुआं कब बनाना है, किस जगह बनाना है, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई, ऐसे जो प्रसंग होते थे, शुभ प्रसंग, उसका मुहूर्त निकालने के लिए इसका उपयोग होता था। वास्तुशास्त्र, तो पहले वास्तुशास्त्र का मतलब समझिए। वास्तु यानी कि कोई भी भवन बनाना हो, किसी भी तरह का महल बनाना हो, मकान बनाना हो, मंदिर, किला वगैरह कुछ भी, तो किस जगह बनाना है, किस दिशा में उसके द्वार रखने, क्या करना है, वो उसके शास्त्र को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र दोनों अविभाज्य अंग माने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, ये इन्होंने वास्तुशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वास्तुशास्त्र का जैसे मैंने बताया कि मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, इसकी रचना कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, उसका पूरा साइंस दिया गया है। फिर 15वीं सदी में मेवाड़ के राजा थे कुंभा, उन्होंने वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का पुनरुद्धार किया। यानी वास्तुशास्त्र के जो विद्वान थे उसको उन्होंने एकत्र किया और ग्रंथों का सुधार करके फिर से नए सिरे से लिखवाया। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटने वाला देवों का प्रथम स्थपति विश्वकर्मा को माना जाता है। ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है। देवों के स्थपति यानी आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? विश्वकर्मा को। इनका कई जगह पर उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यहां हमने देखा कि भारत ने विविध क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की थी। हमने धर्म, विज्ञान, परंपरागत आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान, सभी चीज़ों का हमने जीवन में मेल किया, हमने विकास किया। लेकिन आज हम लोग भूल गए, ये बड़े शर्म की बात है। तो हमें अपने जो प्राचीन विरासत है उस पर गर्व होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।